साल 10-15 साल मैंने बसों में अखबार बेचे, मजदूरियाँ की, पकोड़े बेचे, बर्फ़ के गोले बेचे। ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक होता है जो आप सोते में देखते हैं और एक जो आपको सोने नहीं देता। मैं वो ख्वाब देखता हूँ जो सोने नहीं देते आप। दे आर फॉर मी, दे आर एक्टर्स। ये एक्टर हैं। लोग इन्हें गलती से जर्नलिस्ट समझते हैं। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सहाफत को दी थी उन्हें क्या मिलता है? बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डिक बीमारियां। लाहौर प्रेस क्लब के सदूर गिने, उनमें से 90% की बाहर जायदाद है। और मैं तो कामों की नहीं जा सकता। एक एडिटर हाँ, 10 अखबार का एडिटर हाँ, मैं कामों की नहीं जा सकता। उन्होंने बच्चे अमेरिका कितों पढ़न देने, कितनी तनख्वाह है? इस मुआशरे में एक खूनी इनकलाब की कमी है और आएगा वो। मैं पक्का लाहौरी हूँ, उर्दू मेरी बेतहाशा अच्छी है। जी नाज़रीन, हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं मुल्क के मारूफ सहाफ़ी एसार राना साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल है आपका? राना साहब, ये बताएं कि आपका सहाफ़त में आना एक एक्सीडेंट है या आप बचपन से ये सोचते थे कि आप एक सहाफ़ी बनेंगे? बात ये है कि लफ्ज़ बड़ा मज़ेदार इस्तेमाल किया आपने, एक्सीडेंट। तो मैं एक्सीडेंटली के लिए तो नहीं आया था, अखबार से और अखबार के कागज़ की खुशबू से जो मेरी दोस्ती थी वो मैं जब 13 साल का था तब से थी। और अखबार से मेरी अटैचमेंट 13 साल की उम्र में इस तरह थी कि मैं 13 साल की उम्र में बसों में अखबार बेचता था और कई साल 10-15 साल मैंने बसों में अखबार बेचे। तो जब आप अखबार बेचते हैं तो एक मखसूस अंदाज़ होता है अखबार बेचने वालों का, वो हाथ में ऐसे अखबार रखते हैं तो वो जो अखबार है वो आपकी नाक के बहुत करीब होता है। फिर जब पसीना आए और इस तरह का हो तो उस अखबार में से एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है, स्याही की खुशबू आती है। तो मैं अखबार बेचता था, मैं उस टाइम मैट्रिक कर रहा था, तो सुबह अखबार बेचता था, फिर मैं स्कूल जाता था। तो अखबार से मेरी मोहब्बत तब से शुरू हुई और फिर ये मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गई। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन कैसे हासिल किया आगे यूनिवर्सिटी तक? और फिर मैंने जब मैट्रिक कर लिया तो उसके बाद फिर मैंने अमली ज़िंदगी में आ गया। आके मैंने अखबार बेचे, मजदूरियाँ की, पकोड़े बेचे, बर्फ़ के गोले बेचे, सड़कों के ऊपर झाड़ू दी, ईंटें उठाई, गारा उठाया, मकान बनाया। और इसी दौरान में अपनी जो एजुकेशन थी वो भी करता रहा। मेरी अक्सर इंग्लिश में कंपार्ड आ जाती थी। एफए में मेरी 2 दफ़ा इंग्लिश में कंपार्ड आई तो सब मुझे कहते थे कि कंपार्ड आ गई तो बस अब छोड़ दो। तो मैं कहता था नहीं, या तो ये इंग्लिश खुद मुझसे माफ़ी मांगेगी, ठीक है, या बोर्ड वाले हाथ जोड़ के कहेंगे कि यार तू साड़ी जान छाड़ दे। तो खैर वो मैंने फिर एफए किया, फिर बीए में भी इसी तरह हुआ। फिर मैंने एक मास्टर्स किया जर्नलिज्म में कराची से, उर्दू आर्ट्स कॉलेज से। फिर एक एमए उर्दू किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर जब आप पहली दफ़ा अखबार में या प्रिंट मीडिया में आए तो अपना लिखा हुआ जब छपा देखा तो क्या महसूस किया और कौन से अखबार में सबसे पहले काम? वो ऐसे कि जब मैं कराची में था तो पहला मेरा आर्टिकल तो कराची नवाए वक्त में छपा था और इंटरेस्टिंगली वो छपा भी डेमोक्रेसी के ऊपर था। तो वो खैर छोटा सा था। उसके बाद जब मैं लाहौर आ गया तो यहाँ पे रोज़नामा पाकिस्तान 1990 में आ रहा था, अब से 30 साल पहले। तो इसी अखबार जहाँ आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे मैं आया और यहाँ मेरे मैं वो भी बड़ा एक अल्लाह का मौजज़ा है कि मैं आया तो मुझे पता चला कि जी जो टेस्ट थे लेने थे वो अब नहीं हो रहे, वो डेट गुजर गई। तो मैं बड़ा डिसहार्ड होकर मुड़ा तो वो एक फरिश्ता था, मुझे यकीन है वो फरिश्ता था। अल्लाह ने उसे उस टाइम इंसान की शक्ल में वहाँ बिठाया हुआ था, लेकिन आई एम श्योर मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो फरिश्ता ही था कोई। उसने मुझे कहा कि नहीं आप ऐसा करो, टेस्ट दो, मैं इसे पुरानी डेट में ना रख दूँगा, आगे आपकी किस्मत। मैंने वो टेस्ट दिया, वो लकीली पास हो गया। मैं पास होने के बाद फिर मेरे ज़िया साहब ने और रनतार साहब, बेदार वक्त भट्ट साहब, उस्मान यूसुफ साहब और अलमदार साहब, इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू में भी उस्मान यूसुफ साहब ने कहा कि जी हम आपको फिर बुला लेंगे। फिर एकदम मेरे सारे ख्वाब टूटते हुए नजर आए। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि जी मैं ज़िया साहब से कहा, ज़िया शाहिद साहब से कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कहें।
तो मैंने हिम्मत करके मैंने कहा जी अगर आप मुझे रखेंगे तो शायद मैं पहला आदमी हूँगा जिसे आप मेरिट पे रखेंगे। अब ये बड़ा सख्त जुमला था, तो ज़िया साहब एकदम थोड़ा से वो हुए और उन्होंने बाकियों की तरफ देखा कि ये इसने इतनी क्या उन्होंने कहा क्या मतलब आपका? मैंने कहा जी मेरा ये यकीन है कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो मेरिट पे, बाकी आप सब सिफारशी रखेंगे। उस पे अलमदार साहब ने एकदम कहा कि जी अनु रख लो मुंडे में, तो ये बड़ा करंट है। तो ज़िया साहब ने कहा चले ठीक है। मैं उस टाइम जब वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ा रहा था तो मेरी 800 तनख्वाह थी। तो फिर मुझे पता चला कि मेरी पहली तनख्वाह 2340 रुपये है। अच्छा। मुझे सारी रात नींद नहीं आई कि इतने पैसों का मैं क्या करूँगा, समझ नहीं आती थी कि इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो क्या करूँगा। फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और फिर अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रिंट मीडिया में एंट्री की, उसके बाद अब तक आप कहाँ रहे हो? देखिए मेरा ये दावा है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद सहाफ़ी हूँ जिसने बतौर एडिटर इतने अखबार और इतने चैनल लॉन्च किए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं अखबार पाकिस्तान की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा था, खबरें का लॉन्चिंग टीम का हिस्सा था, दिन अखबार मैंने निकाला, आज़ाद अखबार मैंने निकाला, इनकलाब अखबार मैंने निकाला, फिर खबरें इस्लामाबाद जब ब्रेकअप हुआ ज़िया साहब का और खुशनूर साहब का तो वहाँ से जाके मैंने निकाला, चैनल 5 मैंने निकाला, स्टार एशिया मैंने निकाला, वैल्यू टीवी मैंने निकाला, फिर दुनिया टीवी का मैं एग्जेक्टिव एडिटर था जब दुनिया टीवी लॉन्च हुआ, उसका मेरा लिखा हुआ पहला जुमला वहाँ से ऑन एयर हुआ। तो ये इतने सारा कुछ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट पे है। आप क्या महसूस करते हैं कि आप अब अपनी इस पोजीशन से सेटिस्फाई हैं? आप कुछ ज़िंदगी में ऐसा कोई गोल है जो अभी आप अचीव करना चाहते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जो एक अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी है ना मुझ में, वो ख्वाब देखने की है। स्टिल आई ड्रीम, मैं अभी भी ख्वाब देखता हूँ। और ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक होता है जो आप सोते में देखते हैं और एक जो आपको सोने नहीं देता। मैं वो ख्वाब देखता हूँ जो सोने नहीं देते आपको। यही वजह है कि मैं बैक वक्त के ही काम करता हूँ और फिर भी अपने आप को मैं मुतमईन नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, मुझे ये वक्त यूटिलाइज़ करना चाहिए, मुझे इसमें कुछ करना चाहिए, मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। आल दो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कालम लिखता हूँ, वो एक पॉपुलर कालम है। फिर मेरा अपना यूट्यूब चैनल है साराना ऑफिशियल, वो भी है। फिर मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर एज एनालिस्ट जाता हूँ। फिर मैं एक अखबार प्रोग्राम पाकिस्तान का ग्रुप एडिटर हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक शेर है ना कि तुझसे पहले जो तमन्ना थी वही है अब तक, तुझको पाकर भी किसी शय की कमी है अब तक। वाह वाह। अच्छा, अब ये बताएं, आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सोशल मीडिया भी कहा, तो इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि हमारा जो मीडिया और ख़ास तौर पे जो मीडिया पर्सन है उनके हालात और वाक़यात में क्या तब्दीली आई है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? जो लोग हैं ना सहाफ़ी के लिए थोड़ी सी मिसपरसेप्शन रखते हैं। जो अलीड क्लास और ऊपर के लोग हैं उनकी नज़र में जो सहाफ़ी है वो है जो 8 बजे टाई शाई करके वो बैठता है, या वो एक लड़की है जो 2 घंटे मेकअप कराती है और फिर ब्रेक में भी जल्दी जल्दी वो क्या बाल अपने दोबारा सेट करती है और वो देखती है कि कंटोरिंग सही हुई हुई है, बेस सही लगी हुई है कि नहीं। फिर उसके सामने एक प्रॉम्प्टर होता है जिसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा होता है और उसे देख के पढ़ती है या पढ़ता है। बिल्कुल। तो और प्रोड्यूसर ने IFB कान में उसके लगाई होती है और वो वहाँ से उसे कह रहा होता है कि ये कर लें, ये सवाल पूछ लें, फला लाइन पे इससे ये पूछ लें। दे आर फॉर मी दे आर एक्टर्स, ये एक्टर हैं। लोग इन्हें गलती से जर्नलिस्ट समझते हैं। काश मैं आपने का हाथ पकड़ के अखबारात और चैनल्स के न्यूज़ रूम में ले जा सकूं जहां पे लोग सर झुकाए कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए, वो ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं और बस वो मुसलसल कुछ कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके अंदर गैप बन जाता है गर्दन झुकी रहने की वजह से। अच्छा, इनकी अक्सरियत जो है वो ब्लड प्रेशर का, वो असाबी इमराज का और इस तरह के 10,000 मसाइल का शिकार हो जाती है। ना ये टाइम पे खाना खाते, ना ये बाज़ारी खाना मजबूरन खा रहे होते हैं, ना ये टाइम पे सो पाते हैं। स्ट्रेस हर वक्त इनके ऊपर सवार रहता है, तनख्वाहें इन्हें मिलती नहीं है, ठीक है।
पैदल घर से आते हैं, पैदल चले जाते हैं। कितने लोगों को रात को आप मोटरसाइकिल की टैंकी उठा के उनको थापी मार के पेट्रोल के कतरे उसमें चेक करते देखते होंगे। दे आर द रियल हीरोज। ये हैं हमारे हीरो, ये हैं सहाफ़ी। बदकिस्मती से हमारी एलीट क्लास और आम आदमी ये समझता है। देखिए, हमें कहते हैं कि सहाफ़ी बड़ा करप्ट है। सहाफ़ी के तो घर के चूल्हे नहीं जलते। बिल्कुल। सहाफ़ी के घर के तो बच्चे स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ पाते कि उनको फीसें देने के पैसे नहीं होते। सहाफ़ी के घर के हालात तो इतने बुरे होते हैं कि उसे ये नहीं पता होता कि कल मेरे पास रोटी होगी कि नहीं होगी। उसकी जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है, उसे कभी भी किक मार के मालिक निकाल देगा। वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अखबारात को दी, चैनल्स को दी, डू दे हैव एनी फ्यूचर? दे डोंट हैव एनी फ्यूचर। एक जनरल, एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक मेजर रिटायर होता है, एक जज रिटायर होता है, तो उसे इतनी पेंशन मिलती है, कोठियां, बंगले, ज़राई जमीनें। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सहाफत को दी थी, उन्हें क्या मिलता है? बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डिक बीमारियां, अपने बच्चों के बेरोजगार चेहरे, अपनी बीवी के उजड़े हुए चेहरे, उनके बुझे हुए चूल्हे, क्या मिलता है उन्हें? और फिर ये कौम ये कहती है कि जी सहाफ़ी करप्ट है। अच्छा हाँ साहब, मैंने देखा आप जो है सहाफ़ियों के मसाइल पे आपकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसका जो ज़िम्मेदार है, ये हमारी हुकूमतें हैं या हमारी जो हमारे सहाफ़ियों की यूनियंस बनी हुई हैं ये हैं? देखो, जो पाकिस्तान है ना, ये एक डिज़ाइंड करप्ट मुआशरा है। इसमें इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें एक नंबर आदमी नहीं फल फूल सकता। मिसाल के तौर पे आप अपने सहाफ़त की सियासत ले लें। आप पाकिस्तान लाहौर प्रेस क्लब के सदूर गिने, उनमें से 90% की बाहर जायदादें। कोई एक सदर ले लें आप प्रेस क्लब का, एक आधे को निकाल के, ठीक है ना? कोई कनाडा है, कोई कहाँ है, कोई कनाडा है, कोई अमेरिका है, कोई जनाब अली कहीं है, कोई कहीं है, सारे बाहर सेटल्ड है। और मैं तो कामों की नहीं जा सकता। एक एडिटर हाँ, 10 अखबारात दा एडिटर हाँ, मैं कामों की नहीं जा सकता। उन्होंने बच्चे अमेरिका कितों पढ़न देने, कितनी तनख्वाह है। लेकिन हम सहाफ़ी जो पूरी दुनिया की कौम की राय बनाते हैं, हमारी अपनी राय को हम खुद, उसकी रीज़न क्या है? तालीम की कमी, मुआशी स्ट्रेस, एतमाद की कमी, ठीक है। और हम बेसिकली कन्वर्टेड है ना मुसलमान, गुलामाना खून हमारे अंदर शामिल है। हम बुतों की पूजा करना, उनको माथा टेकना जो है ना फ़ख्र समझते हैं। हमें इंसान से मोहब्बत नहीं होती, हमें भगवान से मोहब्बत बहुत पसंद है, ठीक है ना। ये भगवान ही है ना सारे। जो प्रेस क्लब सोसाइटी के अंदर घपले हुए, ठीक है, मेस के अंदर जो घपले हुए, आज तक किसी साफी ने गिरेबान पकड़ा? बड़े साहब पसंद बांधे ने। कम सियासतदानों को तो बड़ी गाली देते हो, अपने गिरेबान में कभी न अच्छा, आपके पास कोई इसका हल है कि हम इसको चेंज कर सकें इस सारे माहौल को? बात यह है कि अनटिल अनलेस, मेरी जाती राय में गलत हो सकता हूँ, इस मुआशरे में एक खूनी इनकलाब की कमी है और आएगा। वो बड़ी गर्दनें उतरनी है, अभी नहीं आएगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद आएगा जरूर। ये जो पिसी हुई मखलूक है, ये कुचली हुई जो मखलूक है, ठीक है ना यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है एक अखबार के दफ्तर में के मालिक के लिए पीसी से इफ्तार आई और उसके पीए ने पानी से रोजा खोला। कब तक ये जुल्म चलेगा? कब तक ये नाइंसाफी चलेगी? हसन हुसैन खरबोपति क्या क्यों है? क्या क्वालिटी है उनकी? क्या क्वालिटी है इसमें बिलावल में? इस तरह के बच्चे मोहल्ले में हो ना, तो मोहल्ले के लड़के ठापे मार मार के उनका चेजा ले लेके उन्हें भगा दे, जिस तरह ये बोल रहे होते, जिस तरह की इनकी क्वालिटीज हैं। लेकिन इसलिए कि क्योंकि इनके बाप को इस मुल्क के हुक्मरान थे, तो खरबों ब्रिलियंट ट्रिलियंस रुपीस इनके खातों में। और जब ये 5वीं 6वीं 7वीं में थे, तब से मेरा बच्चा, मैं सुबह से काम करना शुरू करता हूँ रात तक,
मेरा बच्चा क्यों मुतमईन नहीं होता, वो क्यों हाथ में डिग्री लेके लूर लूर फिर रहा होता है नौकरी के लिए? इनके बच्चों की क्या क्वालिटी है? इनके ऊपर हाजम इन फजल रब्बी क्यों है? यही मेरा सवाल था कि आप ये बताएं कि ये जो आप मुस्लिम लीग नून खास तौर पे नवाज शरीफ से, बेनज़ीर से भी आपकी मुलाकातें रही और इमरान खान को भी आपने बड़ी करीब से देखा, तो ये तीनों की हुकूमतों का हम कंपैरिजन करें तो आप किसको बेहतर समझते हो, किसको वर्स्ट समझते हैं आप? हम दो बुरों में से कम बुरे का इंतखाब करते हैं। अमेरिका में इलेक्शन होते हैं ना, तो होता है यार ये बहुत अच्छा है जो बाइडन, और ट्रंप भी बहुत अच्छा है, यार इसमें कौन ज्यादा अच्छा है? ये इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जॉन्स क्या कहते हैं, येल्सन के और फला के दरमियान मैच है, तो होते ये दोनों बहुत अच्छे हैं, कौम के लिए बड़े हमदर्द हैं, लेकिन चंगा ज्यादा केड़ा है? हमारे होता है ये दोनों ही चोर हैं यार, इनमें कट चोर केड़ा है? कम चोर को का इंतखाब कर लें, ठीक है ना, क्योंकि सोसाइटी चोरों की, बदमाशों की, फ्रॉडियों की, 2 नंबर लोगों की है। इस हम सब यहाँ बैठे हुए, अगर हम अपने ज़मीर को गवाह करें तो हम बड़ी कहते हैं कि जी हुक्मरान जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे होने चाहिए, हज़रत अली करम अल्लाह वजह जैसे होने चाहिए, हज़रत उस्मान गनी जैसे होने, वो तो होने चाहिए, तो साहबा कहाँ से होने चाहिए? हम अपने अंदर साहबत और का ही नहीं तलाश करते। मुआशरा तो लोगों के मिलके इकट्ठे होने से बनता है ना, हसीनी साबी बनना यानी साबी वांगर बनना, वो बन जान हुक्मरानों का। तो हम जिन चोरों के जो सरबराह होते हैं वो डाकू होते हैं, और इस सोसाइटी में यही है, जो जितना बड़ा डाकू है, जो जितना बड़ा फ्रॉडी है, जितना बड़ा मुल्क लूटने वाला है, उसे उतनी ज्यादा वजारत उज़्मा मिलेगी, ठीक है ना। नवाज शरीफ इस टाइम जमहूरियत का बेताज बादशाह है, तो 3 दफा जो वजीर आजम से उदों की सी हो, आज जो कहता मैं जो नौजवानों की किस्मत बदल दूंगा, तो जो 35 साल हुकूमत की से उदों किस्मत कितने गई सी? अपने पुत्र ने बदलन दिया सी। आसिफ जरदारी, इवन इमरान खान, ठीक है ना, मैं इमरान खान का कोई तर्जुमान नहीं हूं, ठीक है। इमरान खान को एक लूली लंगड़ी आपने हुकूमत पकड़ा दी, ठीक है, और उसे भी इतना चाह था वजीर आजम बनने का कि उसने कहा चलो पता नहीं फिर खबरें अगली दफा हमारी मिले ना मिले ला, और उसका नतीजा है कि आज वो मैं इमरान खान के हवाले से पर्सनली ये समझता हूँ कि वो पर्सनली करप्ट नहीं है, ठीक है ना, और इन सबसे बेहतर आदमी है। लेकिन बात यह कि ये काफी नहीं है। किसी गरीब घर में जहाँ रोटी नहीं है और उसको ये कह दूं मैं जाके कि इमरान बहुत चंगा है, तो ये काफी नहीं है। अगर वो अच्छा है तो फिर वो लोगों को डिलीवर करके देना। अगर वो डिलीवर नहीं करता तो मुझे उसके अच्छे होने का क्या फायदा है? अच्छा, इमरान खान की हुकूमत में भी महंगाई और बेरोजगारी जो है 2 सालों में बहुत बढ़ गई, तो आप क्या समझते हैं अगले 3 सालों में कोई बेहतरी आएगी या ये हुकूमत भी डेड जाएगी? मेरा ख्याल है कि हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, और हमेशा अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सो उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छे हालात होंगे, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं, बाहर से तरसीलात ज़र जो हैं वो बढ़ी हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। देखें, जब तक गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी ना, तब तक इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं। राणा साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी कब मिली? स्टिल वेटिंग। स्टिल वेटिंग। और आपको अभी तक कोई पछतावा है जो काम आप करना चाहते थे अभी तक नहीं हुआ? बेशुमार, एक नहीं बेशुमार पछतावे हैं, लेकिन उन्हें मैंने कभी अपने हवास पे तारी नहीं होने दी। और माँ की और वालिद साहब की मोहब्बत को कैसे बयान करेंगे? दुनिया का कोई लफ्ज़, दुनिया की कोई डिक्शनरी, दुनिया की कोई लैंग्वेज उस फीलिंग्स को लिख ही नहीं सकती, ना बयान कर सकती है। अच्छा, आप ये बताएं, आप किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, आजकल आपकी ज़ेर मुताला कौन सी किताबें हैं? मुझे इब्न सफ़ी बहुत पसंद है, और मैं रोज़ाना चाहे 1 सफ़ा पढ़ूँ, 1.5 पढ़ूँ, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। वो मेरी ज़हनी अय्याशी होती है। मैं सब कुछ भूल के अपने आप को उसमें गुम करके और मैं चंद लम्हे अपने लिए निकालता हूँ।
और म्यूजिक सुनते हैं और किस तरह? यस, आई एम अ म्यूजिक लवर। म्यूजिक मेरा पैशन है, म्यूजिक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, म्यूजिक मेरा सबसे मुश्किल वक्त का साथी है। मैं म्यूजिक को सुनता नहीं हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने मेहदी हसन खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सामने बैठ के सुना है। मैं म्यूज़िक को मैं ये समझता हूँ कि शायद शेख सादी से किसी ने पूछा था कि हज़रत साहब वो एक फला बंदा है, उसे ना म्यूज़िक की सेंस है ना उसे शायरी की, तो इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? तो आपने कहा इससे बड़ी और सज़ा क्या होगी कि उसे ये नहीं पता। अच्छा, आप ये बताएं कि आप फिल्में देखते हैं और कैसी फिल्में आपको पसंद है? एक अरसा हो गया अब तो फिल्में नहीं देखी, क्योंकि अब फिल्में देखने के काबिल नहीं रही मेरे मिजाज के मुताबिक। हमने वो फिल्में देखी हैं जिसमें वो कहता था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना होना, और पाकिस्तान में कहता था जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, और अब तो वो कहते हैं कुंडी ना खड़का सोना सीधा अंदर आ, ठीक है ना? तो वो बात ही कुछ घटिया। अच्छा, शायरी आपको किसकी पसंद है? मैं फैज साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे फैज साहब की शायरी बहुत पसंद है, लेकिन मैं हज़रत जॉन का फॉलोअर। और आप जब बच्चे थे एक सोबर स्टूडेंट थे या एक शरारती बच्चे थे? मैंने जब छोटा था तो मैं मेहनत मजदूरी करता था, ना मेरे पास अच्छे कपड़े थे पहनने को, ना अच्छे खाने को था, तो मैंने उस डिप्रेशन को अपने ऊपर लागू नहीं होने दिया। मैंने अपने अंदर के शरारती बच्चे को जिंदा किया, बेतहाशा शरारती था। कोई एक शरारत हमें बताएं। कुछ शरारतें तो ऐसी है जो मैं कह भी नहीं सकता। मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली तो टीचर ने मुझे कहा, तो मैंने कहा मेरे दादा फौत हो गए। अच्छा चलो, वो हफ्ते बाद फिर मैंने एक छुट्टी कर ली तो वो फिर टीचर ने मुझे कहा कि तो आप आए नहीं, तो मुझे याद नहीं रहा मैंने क्या कहा था, तो मैंने कहा कि मेरे दादा फौत हो गए। तो उन्होंने कहा पिछले हफ्ते भी तेरे दादा फौत हुए थे, तो मैंने कहा जी ये उनके भाई हैं, ये सदमे से इस हफ्ते फौत हुए। अच्छा, वो मेरे वालिद साहब अगले दिन आ गए, तो वो टीचर ने कहा कि जी रान साहब फातिहा पढ़ो। तो मेरे मैंने कहा किस चीज़ की फातिहा पढ़ो? कि जी ताड़े सुने एक अब्बू थे ताड़े ताया जी फौत हो गए। उन्होंने तो पाकिस्तान से पहले फौत हुए हैं। खैर फेंटी बड़ी पड़ी। मैं पक्का लौड़िया हूँ, उर्दू मेरी बेतहाशा अच्छी है, मेरा लहजा बेतहाशा अच्छा है, लेकिन मैं अंदरून का जंपर हूँ और अंदरून के थड़ों पे मैंने परवरिश अपनी ग्रूमिंग की है। और मेरा ये यकीन है दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपकी शख्सियत वो नहीं बना सकती जो आपके थड़े बनाते हैं। मैं इस जो बैठक होती है ना ये फुटपाथों की, इन्हें कहते हैं कि भेड़ियों की बैठक है। आपको पता है भेड़िए जब रात को इकट्ठे हो और एक अगर भूखे हो ना तो कोई नहीं सोता, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सोएगा बाकी खा जाएंगे। तो ये जो अंदरून की बैठक होती है ये भी ऐसी होती है, इनमें जो कमजोर पड़ा नहीं और बाकी खा गए। तो इससे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। बहुत शुक्रिया साहब का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।